सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे वीर नेताओं के तहत प्रमुखता से उभरता हुआ मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में सबसे महान और सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। हालांकि सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात उस साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। इतिहासकारों ने इसके पीछे कई कारण बताए और इस शक्तिशाली साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बाद के मौर्य राजाओं का खराब प्रशासन और नेतृत्व भी बताया गया है। इससे स्थानीय जनता में मौर्य राजा के प्रति आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई और जिसका फायदा उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के नाम से जाने वाले एक योद्धा ने उठाया और मौर्य शासन को उखाड़ फेंका। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यों के अवशेषों पर शुंग साम्राज्य की नींव रखी। शुंग राजवंश ने 184 और 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके अलावा प्राचीन भारतीय ग्रंथ उपनिषद, हर्षचरित, मालविकाग्नि मित्र जैसे सभी ग्रंथ शुंग राजवंश के बारे में बहुमूल्य जानकारियां प्रदान करते हैं। शुंग राजवंश उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे, जिन्होंने भारतीय इतिहास में इतना योगदान दिया कि पतन होते हुए सनातन धर्म का ध्वज फिर से लहरा उठा। इतिहास में इनका एक दूसरा पहलू भी है, जिसके अनुसार बौद्ध धर्म के साथ उनका संबंध और बौद्ध भिक्षुओं के उत्पीड़न की कहानियां हैं। लेकिन ये अभी भी एक बहस का विषय है क्योंकि इसके ठोस प्रमाण नहीं मिले। लेकिन आज इस वीडियो में हम इन सभी विषयों पर गहनता पूर्वक चर्चा करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। दर्शकों, इस कड़ी में सबसे पहले जानते हैं मौर्यों के पतन के कारण क्या थे। क्यों इतना शक्तिशाली साम्राज्य पतन की कगार पे पहुंच गया। कई इतिहासकारों के अनुसार महान मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे कई सारे कारण थे, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि सम्राट अशोक द्वारा शुरू की गई अहिंसा और गैर आक्रामक नीतियां, जो कि मौर्यों के पतन के कारण में सबसे ऊपर लिखा जाता है। सम्राट अशोक की इन्हीं नीतियों का कारण था कि मगध के आक्रामक और वीर सैन्यीकरण पूरी तरफ से गायब होने लगा और दुश्मनों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की स्थानीय आबादी में भी क्षेत्र के खराब प्रशासन और प्रबंधन के कारण नाराजगी की भावना बढ़ी और लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तीसरा प्रमुख कारण था बैक्टीरियन यूनानियों के आक्रमण का, जो कि मौर्य क्षेत्रों पर लगातार बढ़ता गया और उन्हें तबाह करता रहा। इन सभी प्रमुख कारणों के अलावा बाद में जो मौर्य सम्राट बने, वो इतने विशाल साम्राज्य पर अपनी पकड़ वैसे नहीं बना पाए या वैसे बनाने में सक्षम नहीं हो सके जैसा कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने बनाया हुआ था। और इसी चीज का फायदा उन्हीं के एक सेनापति ने उठाया और एक नए साम्राज्य की नींव उनकी ही लाशों पर रख दिया। दर्शकों, बृहद्रथ मौर्य के काल में सेनापति, जो कि उनका प्रमुख कमांडर था, वो मौर्यों के आधिपत्य को उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी ले लेता है और उसी का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की उस समय हत्या की थी जब बृहद्रथ अपनी सैन्य इकाइयों की जांच और समीक्षा कर रहे थे। बृहद्रथ की हत्या की कहानी का उल्लेख पुराणों और हर्षचरित, जो कि बाण भट्ट द्वारा लिखा गया है, उन सभी ग्रंथों में मिल जाता है। यहाँ मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। पाणिनि, जो कि प्राचीन काल के प्रकांड विद्वान थे, उनके जैसे विद्वानों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वर्ग से ताल्लुक रखते थे, जिन्हें सनातन धर्म का पतन होते साफ दिख रहा था और इसी के चलते उन्होंने विद्रोह किया और शुंग वंश की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र के साम्राज्य में मगध, अयोध्या, विदिशा और राजधानी पाटलिपुत्र के हिस्से तो शामिल थे ही। शुंग साम्राज्य नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था, जिसमें जालंधर और पंजाब के क्षेत्र भी शामिल थे। पुष्यमित्र शुंग के दो सबसे महत्वपूर्ण शहर और उनका ठिकाना था पाटलिपुत्र और विदिशा। अपने साम्राज्य पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। यहाँ यह ध्यान रखना उचित है कि पुष्यमित्र ने राजसूय और वाजपेय जैसे वैदिक बलिदान भी किए थे।
राजसूय और वाजपेयी बलिदान क्या है, इसके बारे में एक अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल जब सुंग मध्य भारतीय क्षेत्र में उभर रहे थे तो कई अन्य राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता की भी घोषणा कर दी। इसी स्वतंत्रता की घोषणा में एक राज्य था जिसने सुंग शासन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और उस राज्य का नाम था विदर्भ, जिसके कारण सुंग सम्राट ने विदर्भ क्षेत्र पर पुनः कब्जा करने के लिए एक सैन्य अभियान चलाया। पुष्यमित्र सुंग के पुत्र अग्निमित्र, जो बाद में विदिशा के राज्यपाल बन गए थे, उन्होंने विदर्भ क्षेत्र पर आक्रमण की और सफलतापूर्वक विजय प्राप्त कर लिया। इस संघर्ष की अवधि के दौरान राजा यज्ञसेन विदर्भ साम्राज्य के नेता थे और उनकी हार के बाद राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया था। विदर्भ के विरुद्ध अभियान के अलावा पुष्यमित्र को यूनानियों के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा था। सुंग काल के प्रसिद्ध लेखक महान पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार पुष्यमित्र सुंग ने यूनानियों को भी पराजित किया। इतिहासकारों के अनुसार ये माना जाता है कि ये जो संघर्ष था जिसमें यूनानी पराजित हुए, उस समय उनका राजा डेमेट्रियस था, लेकिन सुंगों और बैक्ट्रियन यूनानियों के बीच संघर्ष उसके बाद भी निरंतर जारी रहा। कालिदास के मालविकाग्निमित्र के अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंध नदी के पास यूनानियों को हराया और इस संघर्ष का मुख्य कारण अश्वमेध यज्ञ को माना जाता है जो पुष्यमित्र सुंग द्वारा किया गया था। इस वैदिक यज्ञ का घोड़ा जब सिंधु नदी के पास पहुंचा तो यूनानियों ने उसे रोक लिया और अश्वमेध यज्ञ के नियमानुसार जो भी उस घोड़े को रोकता है उससे युद्ध अनिवार्य हो जाता है। कुल मिलाकर पुष्यमित्र सुंग ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र सुंग साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया। आगे बढ़ते हैं दर्शकों और जानते हैं सुंग इतिहास का दूसरा पक्ष और बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध को, जो कि आज भी गहन चर्चा का विषय है, जिसपे कोई भी एक इतिहास सटीक नहीं मिलता। सुंगों की आक्रामक सैन्य नीति और ब्राह्मणवादी संस्कृति के पुनरुद्धार के उनके योगदान के अलावा सुंगों का बौद्ध धर्म के साथ संबंध कुछ ठीक नहीं थे। सुंगों और बौद्धों के बीच संबंधों को लेकर इतिहासकार के बीच आज भी तीखी बहस रहती है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों जैसे कि दिव्यावदान, मंजूश्री और तिब्बती स्त्रोतों में ये लिखा गया है कि सुंगों ने बौद्धों पर भारी अत्याचार किया। विशेषकर सुंग साम्राज्य के प्रथम राजा यानी कि पुष्यमित्र सुंग को एक क्रूर सम्राट के रूप में दर्शाया जाता है, जिसने सियालकोट में बौद्ध मठों को ध्वस्त कर दिया और बड़ी संख्या में बौद्ध राजाओं की हत्या भी करवाई। हालांकि आरसी मजुमदार के अनुसार सुंगों द्वारा बौद्धों पर अत्याचार का कोई ठोस प्रमाण मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा भरहूत में महान बुद्ध स्तूप का निर्माण सुंग काल के दौरान ही किया गया था। इसके अलावा पुष्यमित्र ने सांची के बौद्ध स्मारकों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। आज तक सुंग और बौद्धों के बीच संबंध राजनीतिक और ऐतिहासिक रूप से सिर्फ एक बहस का विषय है, जिसका कोई निष्कर्ष आज तक नहीं निकला। दर्शकों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारतीय इतिहास में सुंगों का योगदान कैसा था। सुंग काल के दौरान ब्राह्मणवादी परंपराओं को पुनर्जीवित किया गया, जो कि सम्राट अशोक के काल से पतन होने की कगार पर पहुंच चुका था। मध्य भारत में कला और वास्तुकला की भी नई ऊंचाइयां देखी गईं और प्रसिद्ध विद्वान यानी पतंजलि को भी पुष्यमित्र सुंग के समकालीन ही माना जाता है। सुंग के शासनकाल में हमारी मातृभाषा जो कि आज हिंदी है, उस समय संस्कृत भाषा को दिया गया था। संस्कृत भाषा को उस समय काफी प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा कालिदास का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक यानी मालविकाग्निमित्र, जो कि अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी बताता है, आज तक यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय साहित्य की सर्वोत्तम रचनाओं में से एक माना गया है। सुंगों ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया, जिसमें मगध क्षेत्र के कुल 10 राजाओं ने शासन किया हुआ है। देवभूति अंतिम सुंग शासक थे, जिन्हें वसुदेव कण्व ने मार डाला था और उसकी हत्या के बाद कण्व राजवंश की स्थापना की थी। दर्शकों, आपको पुष्यमित्र सुंग द्वारा सनातन धर्म का पुनः उद्धार कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।